हम लोग बात करें एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क के सिलेबस की यूनिट नंबर 2 में, तो आपको मिलेगा सामाजिक समूह। अब सामाजिक समूह कहते किसे हैं? कोई बताना चाहेगा मुझे, सामाजिक समूह किसे बोलते हैं? अगर हम सामाजिक समूह के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सामाजिक समूह किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से संपर्क और लेन देन रखे, जिनमें एक दूसरे से कुछ समानताएं हो और जो आपस में एकता की भावना रखे, उसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक समूह। याद रखिएगा आप सभी लोग, यह है सामाजिक समूह की एक प्रकार की परिभाषा। और समूह मानव के जीवन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण वास्तविकता है, जो मानव अपने जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक कई प्रकार के समूह में रहता है, निरंतर नए नए समूह का भी निर्माण करता रहता है। बिना समूह के व्यक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, और समूह में कई प्रकार के जीव जंतु आ सकते हैं, जैसे पक्षियों का समूह भी हो सकता है, मानव का समूह तो आप जानते ही हैं, गांव का समूह हो सकता है, नातेदारी समूह हो सकता है, कई समूह हो सकता है ना। तो इन चीज को आप ध्यान रखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी तो है, वह भौतिक प्राणी भी है और उसकी अत्यंत आवश्यकताएं भी हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह अपने प्रयासों से नहीं कर सकता, कारण उसके पास साधन और शक्ति सीमित है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति साथ साथ प्रयास करते हैं तो वे समूह का निर्माण करते हैं, और सामाजिक समूह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ठीक है, और वह समूह के बिना रह भी नहीं सकता। जिस प्रकार मछली पानी से अलग जिंदा नहीं रह सकती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति समूह से अलग अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता है। तो हम कहते हैं कि भाई ये सामाजिक समूह है, और सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सामाजिक समूह है। ये याद रखिएगा आप सभी लोग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामाजिक समूह में मैंने एक बार आप लोगों से बताया भी था कि ये कोई मान लीजिए इंडिविजुअल एक व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति का संबंध मान लीजिए एक अदर व्यक्ति से है, और इसी व्यक्ति का अगर कोई संबंध है तो यहाँ पे देखिए सामाजिक संबंध में बना रहा हूँ, सामाजिक समूह बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति इसको जानता है, ये व्यक्ति इसको भी जानता, हो सकता है ये व्यक्ति इसे भी जानता हो, ठीक है। तो मैंने एक परिभाषा बोला था कि किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे के संपर्क, अब ये संपर्क ही तो है, ये इसको जानता है, ये इसको जानता है, ये इसको जानता है ना। तो संपर्क या लेन देन रखे जिसमें एक दूसरे से कुछ सामान्यताएं हो, तो उसे हम बोलते हैं सामाजिक समूह। सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक समूह के अर्थ के बारे में जानते हैं। सामाजिक समूह का अर्थ क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और प्रभावित होते हैं, तो व्यक्तियों के ऐसे संग्रह को सामाजिक समूह कहा जाता है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। शाब्दिक अर्थ में अगर हम देखें, सामाजिक समूह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सामाजिक और एक है समूह। सामाजिक का मतलब होता है समाज से संबंधित होगा, और समूह का अर्थ होगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संगठन को सामाजिक समूह कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो संगठन बना है उसे हम बोलते हैं सामाजिक समूह, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। आगे अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र में समूह के आशय का मतलब होता है तात्पर्य। दो या अधिक व्यक्तियों के मात्र संग्रह से ही नहीं होता है, जैसा कि मैकाइवर पेज का कहना है कि समूह से हमारा आशय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों में लाए गए हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र में समूह से आशय कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति, उनमें सामाजिक संबंध होने चाहिए। यही कारण है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है।
इसी वजह से कहा जाता है कि मैकाइवर पेज का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। तो सामाजिक संबंध का तात्पर्य है कि व्यक्तियों में संपर्क शारीरिक निकटता का हो अथवा मानसिक निकटता का हो और उनमें पारस्परिक संदेश अथवा प्रभाव का भी पाया जाना। समूह में व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। तो उस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमें बताता है ये सामाजिक समूह है, क्योंकि महत्वपूर्ण वास्तविकता के बारे में बात करता है। मानव अपने जीवन में या जीवन से लेकर, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, उसमें कई प्रकार के समूह के लेकर बारे में चर्चा करता है। कहने का मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवस्था होती है मनुष्य की, वो कहीं ना कहीं समूह से होकर ही गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। और निरंतर नए नए समूहों का निर्माण भी करता रहता है। तो बिना समूहों के व्यक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस बात से भी आप लोग सहमत रहना। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक समूहों की परिभाषा को लेकर, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया है। अगर हम बात करते हैं ऑगबर्न और निमकाफ के अकॉर्डिंग, ऑगबर्न की एक किताब आई थी सोशल चेंज करके, ठीक है, सोशल चेंज करके किताब थी, और ये किताब आई थी 1922 में, 1922 में, सामाजिक परिवर्तन थी किताब का नाम। ऑगबर्न और निमकाफ दोनों ने मिलकर कहा कि सामाजिक समूह जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक समूह का निर्माण कर देते हैं। उनको बोला जाता है सामाजिक समूह। ये सिंपल परिभाषा है, साधारण परिभाषा है ना, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गुड्डे हार्ट के बारे में, इनकी एक परिभाषा काफ़ी ज़्यादा फेमस है सोशल रिसर्च में। याद रखिएगा आप सभी लोग, जहाँ समग्र जनसंख्या का एक लघुत्तर प्रतिनिधित्व को प्रतिचयन कहा जाता है, इस तरीके की परिभाषा गुड्डेन हार्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे गुड्डेन हार्ट और रेस के अकॉर्डिंग परिभाषा कही गई सामाजिक समूह में कि समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह होता है। ठीक है, संलग्न का मतलब क्या होता है? प्रतिलिपि एक प्रकार से, अटैच एक प्रकार से। ठीक है, तो समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह होता है, जिसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। अगर हम बात करते हैं मैकाइबर एंड पेज के अकॉर्डिंग, जी, ये सोशल रिसर्च वाली डेफिनेशन क्या बोली आपने? समग्र जनसंख्याओं का लघुत्तर प्रतिनिधित्व, प्रतिचयन कहलाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं मैकाइबर एंड पेज के, तो मैकाइबर एंड पेज के बारे में आप जानते हैं सीमावर्तीय समुदाय की परिभाषा किसने बताई। और सीमावर्तीय समुदाय में जो है उन्होंने गांव को उदाहरण नहीं माना था, एग्जाम्पल में गांव को नहीं रखा था, लेकिन मैकाइबर एंड पेज ने सीमावर्ती का समुदाय बताया है और सामाजिक संबंधों का जाल है। इस तरीके की बात भी मैकाइबर एंड पेज ने कहा है। और मैकाइबर एंड पेज ने कहा है सामाजिक समूह में कि समूह से हमारा जो तात्पर्य है कि व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। बात वही है, ठीक है, जो मैंने अभी परिभाषा बताई है आप लोगों से। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी सामाजिक समूह के बारे में इस तरीके से परिभाषित करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं गिलीन और गिलीन के परिभाषा को लेकर, हालांकि ये समाजशास्त्र अगर आप पढ़ते तो मैं कहता कि ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सोशल वर्क में इसका नाम हर जगह मिलता है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता है गिलीन एंड गिलीन। लेकिन ध्यान रखिएगा, सामाजिक समूह की उत्पत्ति के लिए एक ऐसी स्थिति का या एक ऐसी स्थिति होना आवश्यक है जिसमें संबद्ध व्यक्तियों के अर्थपूर्ण अंतः उत्तेजना से संबंधित हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि सामाजिक संबंध की उत्पत्ति के लिए एक ऐसी स्थिति का होना आवश्यक है जिसमें संबंध व्यक्तियों में अर्थपूर्ण अंतः उत्तेजना होना अत्यंत आवश्यक है। तो उसे हम लोग कहेंगे सामाजिक समूह। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो मैंने देखो अभी बताया वही परिभाषा ऑगबर्न एंड निमकाफ का है, मैकाइबर एंड पेज का भी है, शेरिफ एंड शेरिफ के अकॉर्डिंग भी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि समूह एक सामाजिक समूह इकाई है। समूह जो है एक सामाजिक इकाई है। जिस तरीके से समाज में परिवार को एक यूनिट के रूप में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको ग्रुप को भी देखना पड़ता है। लेकिन ग्रुप को आप मत बोलिए,
कि ये आपका केस वर्क है, वो तो ऑलरेडी ग्रुप बन गया ना, तो वहाँ पे नहीं है। भले यहाँ पे सामाजिक इकाई कहा जा रहा है, लेकिन ये परिभाषा है ना, तो सबकी अलग अलग स्टेटमेंट होती है। तो जिसका निर्माण ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनके बीच कम या अधिक मात्रा में निश्चित स्थिति एवं कार्य विषयक संबंध हो, उसे हम कहेंगे सामाजिक समूह। आगे अगर हम बात करते हैं बोगार्ट्स का, बोगार्ट्स सामाजिक दूरी का जो मापन हुआ है, बोगार्ट्स ने दिया है सामाजिक दूरी या सामाजिक दूरी का मापन किसने बोला है? बोगार्ट्स ने बोला है। और बोगार्ट्स ने हम की भावना के बारे में बात किया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और समूह में क्या बोला है कि समूह किसी वस्तु की इकाई की संख्या है जो एक दूसरे के निकट स्थिति में होती है, उसे हम कहते हैं सामाजिक समूह। ठीक है, तो सामाजिक समूह किसे कहते हैं? तो समूह की किसी वस्तु की इकाई की संख्या है जो एक दूसरे से निकट स्थिति में, निकट का मतलब होता है संपर्क में है, लेन देन की प्रक्रिया में है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामाजिक समूह बोलते हैं। ये बोगार्ट्स का कहना है। फेयर चाइल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो दो या अधिक व्यक्तियों का संग्रह समूह है जिनके बीच स्थापित मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया प्रतिमान होता है, जो उसके सदस्यों द्वारा तथा सामान्यतः दूसरों के द्वारा भी उसके विशिष्ट सामूहिक व्यवहार के कारण एवं संधि का मतलब होता है मित्र या मित्रता के रूप में स्वीकृत किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक समूह। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करते हैं आरबी कैटल के बारे में, आरबी कैटल काफ़ी फेमस पर्सन है ये साइकोलॉजी में। इन्होंने कहा है एक ठोस एवं तरल जो बुद्धि का प्रकार है, तो किसी ने कहा बुद्धि एक प्रकार होती है, बुद्धि द्वि प्रकार की होती है, बुद्धि त्रिआयामी होती है ना। बुद्धि को किसी ने 8 प्रकार बताए हैं, तो किसी ने 16 प्रकार के बताए हैं बुद्धि। इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ बुद्धि को। ठीक है, तो साइकोलॉजी में आरबी कैटल का एक टाइप है, बुद्धि जो है ठोस एवं तरल होती है। इस तरीके कभी एग्जाम में प्रश्न बने तो आप कहें, क्योंकि बहुबुद्धि है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो एक बार पूछ लिया गया था, है ना, हवार्ड गार्डनर के बारे में, तो आप लोगों ने लगाया था, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे इसका नाम ध्यान रख लीजिए। ठीक है, आरबी कैटल के बारे में। तो इसने कहा कि समूह उन जमात को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाए, तो उसे हम कहेंगे सामाजिक समूह। ग्रीन की परिभाषा की बात करें तो इसने कहा कि जो समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो अस्थायी है, जिसके एक या अधिक सामान्य हित या क्रियाएं होती हैं तथा जो संगठित होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक समूह। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करेंगे सामाजिक समूह की कुछ विशेषताओं के बारे में। उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं सामान्य हित के बारे में, जहां पर हितों की क्षमता की बात की जा रही है। सामान्य हित में हितों की क्षमता की बात होती है। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे कि एक सामाजिक समूह का निर्माण उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होता है जिनके ही स्वार्थ एक दूसरे के समान होते हैं, और हितों की समानता के कारण ही समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक भी रहते हैं और उनसे सहयोगी संबंधों की स्थापना भी करते हैं। तो सामाजिक समूह के सभी सदस्यों के हित प्रायः समान होते हैं और सामान्य हित होने से समूह का अस्तित्व बढ़ता रहता है, इसलिए सामान्य हित माना जाता है। वहीं सदस्यों की पारस्परिक जागरूकता के बारे में भी बात की गई है। कहता है कि सामाजिक समूह के प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों तथा अपने समूह के प्रति जागरूक होना चाहिए। पारस्परिक जागरूकता से सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मनुष्यों का संग्रह भी, तो मनुष्यों का जो संग्रह है ये भी एक प्रकार की विशेषता बताता है सामाजिक समूह का। और ये संग्रह किस टाइप से, जैसे सामाजिक समूह का सबसे प्रथम विशेषता ये है कि इसमें मनुष्य का संग्रह होना अत्यंत आवश्यक है, और सामाजिक समूह के निर्माण के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का संग्रह होना आवश्यक माना जाता है।
केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति को समूह नहीं कहा जाता है, तो मनुष्यों का संग्रह को ही क्या कहा जाता है? सामाजिक समूह कहा जाता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था परिभाषा के माध्यम से भी यही पॉइंट। सामाजिक संबंध की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक संबंध किसको रिप्रेजेंट करता है? सामाजिक संबंध किसको रिप्रेजेंट करता है? कहता है कि पारस्परिक संबंध भी कहा जाता है सामाजिक संबंध को। अभी मैंने आप लोगों से एक परिभाषा बताया भी था हैमिल्टन मैरी रिचमंड को, कि मैंने कहा कि व्यक्ति और समाज दोनों जो है एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, या अनोन्श्रित हैं ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बात दोनों एक ही है। तो सामाजिक संबंध को ही हम लोग पारस्परिक संबंध भी कह सकते हैं, और इसका तात्पर्य यह है कि समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंध का होना अनिवार्य है, और पारस्परिक संबंध से उनमें चेतना का विकास होता है, और चेतना सामाजिक संबंधों के निर्माण और विकास में सहायक होती है। तो चेतना इम्पोर्टेंट है, और चेतना कहाँ से है? सामाजिक संबंधों से है, याद रखिएगा। और सामाजिक संबंध आप समझ रहे हैं, समाज और व्यक्ति एक दूसरे से पारस्परिक हैं या अनोन्श्रित हैं, ये भी आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, एकता में भावना की बात करते हैं तो सामाजिक समूह के सदस्य में एकता पाई जाती है, और इस एकता का आधार चेतना होती है। और चेतना दो प्रकार की होती है। चेतना कितने टाइप की होती है? दो प्रकार की होती है। चेतना के प्रकार, ये अगर एग्जाम में बनेगा तो ध्यान रखिएगा, चेतना के यहाँ पे जो बताए गए हैं सामाजिक समूह में, वो दो टाइप बताए गए हैं। लेकिन जो चेतना के स्तर होते हैं वो 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर किसी को मालूम है चेतन का या चेतना के? एक चेतन होगा, एक अवचेतन होगा, एक अचेतन होगा। जी जी, कुछ कहना चाहते हैं आप, बताएं। चलिए, अच्छा, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो चेतना मन की एक स्थिति है जिसके अंतर्गत बाह्य जगत के प्रति संवेदनशील तीव्र अनुभूति का आवेग, चयन का निर्माण या निर्माण की शक्ति, इन सब के प्रति चिंतन विद्यमान रहता है। तो ये सब बातें मिलकर किसी भी व्यक्ति की पूर्ण चैतन्य अवस्था का निर्माण कर देता है। तो चैतन्यकरण नहीं है, चैतन्यकरण का सिद्धांत सामाजिक क्रिया में पढ़ेंगे पाउले फ्रेरे का, जहाँ पे लोगों को चेतना के बारे में बताया गया कि लोगों को जागरूकता को लेकर। चैतन्यकरण में पाउले फ्रेरे ने जो शुद्धिमतीकरण के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, वो लोगों को जागरूकता को बताया था। वहाँ पे सामाजिक क्रिया का जो एक प्रकार से मॉडल के रूप में देखने को मिला था वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चेतना के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, कि व्यक्ति की पूर्ण चैतन्य अवस्था का निर्माण करता है चेतना। और चेतना सीधा शब्दों में आप जानिए, कहता है कि चेतना जीव या प्राणी के अंतर बाह्य तत्वों का या बातों का अनुभव या मान करती है, उसको हम बोलते हैं चेतना। चेतना के बिना मनुष्य जीवित नहीं बल्कि मृत के समान होता है। चेतना से ही हमारा जीवन गति और विकास करने की शक्ति लेता है। चेतना जागरूकता लाने और संकल्प लेने में अहम भूमिका निभाता है ना। तो ये सारे शब्दों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक आपका होगा चेतन एकता, एक होगा अचेतन एकता। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। हालांकि आपको पता होगा चेतन के 3 प्रकार या 3 स्तर के बारे में मैंने आप लोगों से बात भी कर चुका हूँ। जरा मुझे बताएगा कोई, चेतन स्तर क्या है? चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन, कोई बताएगा? बताइए मन की अवस्थाओं के बारे में। नहीं पता? अच्छा, ये भी नहीं बताते हो कि नहीं मालूम है सर, आप ही बताइए। एकदम शांत हो जाते हो आप लोग, हैं? ये गलत चीज़ है कि नहीं? पूछोगे तो मैं बताऊंगा, और नहीं पूछते हो तो ऐसे में मन बताने का होता भी नहीं है। देखिए, चेतन जो है मन संचालित होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए आप सभी लोग। चेतन मन वह होता है जिससे हम जानते हैं, इसके आधार पे
पर अपने सारे काम करते हैं, या हमारे मन की जागृत अवस्था होती है। विचारों के स्तर पर जितने भी द्वंद्व और निर्णय संदेह पैदा होते हैं वे चेतन मन की ही देन है। यही मन सोचता और विचार भी करता रहता है, चेतन अवस्था। तो हम लोग बोलते हैं इसको चेतन अवस्था, ये है ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अवचेतन के बारे में, तो बताता है कि आप लोगों से जो चेतना में ना होने पर भी थोड़ा प्रयास करने से चेतना में आ जाए उसे अवचेतन कहेंगे। जैसे अगर आपको कोई चीज़ नहीं याद आती है, मैं अगर कोई चीज़ पूछ लेता हूँ तो आपको याद नहीं आती है, तो आप क्या करने लगते हैं? आप सोचने लगते हैं। तो जैसे ही आप सोचने लगते हैं तो वो प्रतिक्रिया क्या बन जाती है? अवचेतन की बन जाती है। और भावनाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं का संगठन या संगठित नाम जो मानव के व्यवहार को अचेतन की भांति अज्ञात रूप से प्रभावित करती रहती है ना। बेसिकली ये एक प्रकार की अवचेतन की प्रक्रिया मानी जाती है। तो इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, अवचेतन को। और एक होता है आपका अचेतन, और जो अचेतन होता है अनकॉन्शियस माइंड जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। अचेतन को जो चेतना में, देखिए अवचेतन तो आपको पता हो गया, अवचेतन आपको पता हो गया। अवचेतन, अवचेतन, अचेतन किसको कहते हैं जरा बताएं जरा एक बार। अचेतन, अचेतन मन, अचेतन मन का काम सिर्फ और सिर्फ हमें सपने दिखाना होता है। अर्थात जो कोई भी सपने देखता है और चेतन मन में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अचेतन मन को, किसको? अचेतन मन को। तो जो बेसिकली नहीं कहते खाली पुलाव पकाना, समझते हो ना? खाली पुलाव मतलब दूसरी दुनिया में डूबा रहना, तो वो एक प्रकार का अचेतन को रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, अचेतन को रिप्रेजेंट। तो अचेतन मन से हमारा मतलब ये है कि मंद जो है, मंद मन अर्थात किसी भी चीज को सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। हम और चेतन मन का उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह हमारे सोचने समझने की क्षमता को छीड़ कर देता है। उसको हम बोलते हैं अचेतन। चेतन हम बोलते हैं, चेतन मन उसको हम कहते हैं जब हम सभी लोग के मन के अंदर सवाल पैदा होता है, उन सवाल को हल करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं और सोचने समझने के बाद हम निर्णय लेते हैं, तो वो चेतन करता है। और एक अर्ध चेतन होता है जो हमें इन सभी के स्वप्न दिखाता है ताकि हम सभी लोग अपने अपने आगे के जीवन को सुधार सके। अर्धचेतन मन को ही अवचेतन मन भी कहा जाता है। और अचेतन जो होता है वो मंद मन का काम करता है, किसी भी चीज को सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है, तो उसको हम अचेतन बोल देते हैं। तो इस चीज को जो मैंने बताया है आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो सदस्यों का पारस्परिक आदान प्रदान भी होता है, एक प्रकार की विशेषता है ये सामाजिक समूह की। तो सामाजिक समूह के अंतर्गत समूह के सभी सदस्यों के मध्य आदान प्रदान होना भी आवश्यक है। एक ही समूह के सदस्यों में विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता है। समूह के सदस्य जो होती है सदस्यता वह ऐच्छिक होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऐच्छिक सदस्यता का मतलब होता है कि एक सामाजिक प्राणी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सामाजिक समूह का सदस्य होना आवश्यक है, लेकिन वह अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार किसी भी समूह का सदस्य बन सकता है। कुछ व्यक्ति एक दो समूहों के ही सदस्य होते हैं, जबकि अनेक व्यक्तियों की सदस्यता बहुत से सामाजिक समूह तक फैली हो सकती है। और कुछ विशेष समूह की सदस्यता लेना और उसे छोड़ देना भी व्यक्ति के लिए ऐच्छिक होती है। यही कारण है कि समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है सामाजिक समूह में। इस चीज को भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित आधार भी होता है।
अगर हम एक निश्चित आधार के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? बताएं। निश्चित संरचना, सब मैं ही बताऊं? बताएं। हाँ, देखिए यहां मौलिक प्रश्न यह पैदा होता है, समूहों का निर्माण किस आधार पर होता है? क्या कह रही है? ठीक है, नहीं है मेरा। प्रत्येक समूह में निर्माण के मूल में कुछ निश्चित आधार होते हैं। उदाहरण के लिए आधार है रक्त संबंध, शारीरिक, मानसिक सामान्यताएं, आवश्यकताएं, संख्या आदि। देखिए एक निश्चित आधार का मतलब समझने की कोशिश करिए कि सामाजिक समूह की संरचना जो होगी वो विभिन्न समितियों की संरचना में समान, स्पष्ट और व्यवस्थित नहीं होती है, लेकिन किसी न किसी रूप में इसके सदस्यों के बीच भी परिस्थिति और भूमिका का कुछ विभाजन अवश्य देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो कुछ लोगों की स्थिति क्रेता की होती है और कुछ की अनुयायियों की होती है। इसी तरह सभी शिक्षक या सामाजिक कार्यकर्ता एक सामाजिक समूह के सदस्य हैं, लेकिन उनके बीच भी विश्वविद्यालय स्तर के प्राथमिक स्तर पर एक स्पष्ट विभाजन होता है। जैसे आप लोगों का विभाजन किया गया है कि आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं, आप साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं, आपका काम है लोगों को गाइड करना, लोगों को मार्गदर्शन देना, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। तो एक निश्चित आधार है ये आपका। तो जो जे हॉस्पिटल है मुंबई में, आज मैंने आप लोगों को साइकेट्रिक सोशल वर्क में पढ़ाया भी था, तो वो 6 ऐसे सोशल वर्कर थे जिसकी भूमिका रही है उसको स्थापना करने में। तो आप कह सकते हो कि सामाजिक समूह के माध्यम से उस हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी। तो निश्चित आधार होना जरूरी है ना? तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो समूह के निर्माण के किस आधार पर होता है, जो समूह का निर्माण होगा वो किस आधार पर होगा। सेरोकिन ने कुछ आधारों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना था। जैसे उन्होंने माना था कि नातेदारी एवं रक्त संबंध तथा समान उत्पत्ति में विश्वास, विवाह संबंध, धर्म अथवा विश्वासों की समानता, भाषा की समानता, समान उत्तरदायित्व, क्षेत्रीय समीपता, व्यापारिक हित, आर्थिक समानता, सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक संस्थानों के प्रति समान लगाव, किसी सामान्य शत्रु का होना अथवा सामान्य सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करना, ये कहीं ना कहीं समूहों के निर्माण के आधार को बताता है। इस तरीके के स्टेटमेंट जो आते हैं वो सेरोकिन के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो है समूहों के निर्माण जो बनाया गया है, आधार जो उसका बताया गया था, वो बेसिकली सेरोकिन के विचारों पर था, वो सेरोकिन के विचार पर आधारित था। तो यह सभी दशाएं ऐसी हैं जिनमें से किसी एक दशा के आधार पर एक समूह का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से किसी एक दशा पर आधारित बनाकर एक समूह का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में भी। हालांकि समूहों का वर्गीकरण मैं आप लोगों से भी चर्चा भी करूंगा कि समूह के वर्गीकरण कौन कौन से हैं, लेकिन हम बात करेंगे थोड़ा सा प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में। तो आप जरा देखिए प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। प्राथमिक समूह का आकार आप ध्यान रखें छोटा होता है। इसमें रक्त संबंधी व्यक्ति, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका चार्ल्स हार्टन कूले का नाम, CH कूले का नाम, 1909 का नाम। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में भी रखेंगे। इसी किताब में प्राथमिक समूह के बारे में बात की गई है। तो प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। तो बहुत, अब अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि हम की भावना किसने दिया है, ठीक है, और उसमें कूले का भी नाम है,
और उसमें जो है बोगार्ट्स का भी नाम है हम की भावना को लेकर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न फिर वहां पे क्लियर करेगा आपको कि समुदाय में जो हम की भावना पाई जाती है ये बताएगा, या तो आपको प्राथमिक समूह के बारे में बताएगा। और अगर आपको पूछ लेता है कि हम की भावना पाई जाती है, तो या तो कूले का नाम होगा या तो आपका नाम मिलेगा बोगार्ट्स का, दो में से किसी एक ही का नाम मिलेगा, दोनों नाम नहीं आ सकते हैं, ये तो तय है और ये किताबों में लिखा हुआ है। आपत्ति लोग लगा देंगे। प्राथमिक समूह अगर आप पढ़ेंगे तो उस किताब में आपको हम की भावना प्राथमिक समूह के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाकी तो इग्नू की कोई भी बुक अगर आप उठा के देखेंगे तो बोगार्ट्स का मिल ही जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कि हम की भावना पाई ही जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं प्राथमिक समूह में, तो सरल समाज का गोतक होता है। प्राथमिक समूह जो होते हैं छोटे समुदायों में अधिक पाए जाते हैं। ग्रामीण जीवन में प्राथमिक समूह का बहुमूल्य होता है और प्राथमिक समूह में घनिष्ठ का अधिकता पाई जाती है। प्राथमिक समूह में घनिष्ठता अधिक, क्योंकि ये छोटा होता है, यही कारण घनिष्ठता पाई जाती है। और प्राथमिक समूह में प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं और प्राथमिक समूह में स्वाभाविकता पाई जाती है। यहाँ संबंधों में निरंतरता होती है। प्राथमिक समूह घनिष्ठ संबंध के गोतक होते। अच्छा, रिपीट हो गया ये। इसका प्रभाव जो है व्यक्ति पर अमिट होता है और यह व्यक्तिवादी का नहीं होता है, ये वस्तुनिष्ठ पर आधारित होता है। इनकी सदस्यता अनिवार्य होती है और मानव जन्म के साथ ही इसका प्रादुर्भाव होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, प्राथमिक समूह के अंतर्गत ये स्टेटमेंट है आप लोगों के, है ना। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो हमारे सामने आता है द्वितीयक समूह। ठीक है, द्वितीयक समूह के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए द्वितीयक समूह कि इसका आकार बड़ा होता है। द्वितीयक समूह का जो आकार होता है ये बड़ा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और द्वितीयक समूह का आधार नियम और कानून होते हैं, लेकिन जो प्राथमिक समूह होता है वहाँ पे नैतिकता और मानव आत्मा पर आधारित होता है प्राथमिकता में। ठीक है, लेकिन जो नियम और कानून होते हैं वो दूसरे वाले में होते हैं, द्वितीयक में होते हैं। इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है और सदस्यों की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं, प्राथमिक समूह में गांव में पाए जाते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह जो है नगर में पाए जाते हैं। तो आप देखिए जरा, यहाँ पे सदस्यता बन सकता है, सदस्यों की संख्या पर कोई नियंत्रण ही नहीं होता है, और ये नगर में पाया जाता है ना, तो इस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। और द्वितीयक समूह में हम की भावना का अभाव होता है। अभाव का मतलब कम, अभाव का मतलब कम। और द्वितीयक समूह में दिखावा और बनावटीपन की प्रधानता ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। और प्राथमिक समूह में दिखावा और बनावटीपन का अभाव होता है, उसमें होता ही नहीं है। और ये जो आपको बता रहा हूँ प्राथमिक समूह वो सरल होता है, लेकिन ये जटिल होता है। और ये द्वितीयक समूह बड़े समुदायों में अधिक पाया जाता है। नगरीय जीवन में देखिए, अभी मैंने बताया भी है ना, ये नगर में पाया जाता है तो ये गाँव में पाया जाता है। द्वितीयक समूह में घनिष्ठता अधिक पाई जाती है। देखिए, द्वितीयक समूह में सदस्यों के उद्देश्य में जो है असमानता होती है। द्वितीयक समूह में सदस्यों में आत्मनिर्भरता पाई जाती है और सदस्यों के उद्देश्यों में जो समानता पाई जाती है वो प्राथमिक में पाया जाता है। जहाँ सदस्य दूसरे पर निर्भर होते हैं वो प्राथमिक में होते हैं, और जहाँ प्रत्यक्षता पाई जाती है वो प्राथमिक में पाई जाती है, लेकिन जहाँ अप्रत्यक्ष होता है वो आपका द्वितीयक पाया जाता है। अस्वाभाविक होता है, ये आपको पता है। यहाँ से संबंध निरंतर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें निरंतरता पाई जाती है। द्वितीयक समूह में संबंध घनिष्ठ नहीं होते, लेकिन यहाँ पे घनिष्ठ पाया जाता है। यह अस्थाई होता है, जो अमिट है वो अस्थाई बोला जाता है इसको। और यहाँ पे इसका जो प्रभाव अस्थाई होता है। द्वितीयक समूह में व्यक्तिवादिता पाई जाती है, जबकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, सॉरी, यहाँ पे व्यक्तिवादिता ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर व्यक्तिवादिता नहीं पाई जाती। यहाँ पे वस्तु निष्ठता पाई जाती है, वस्तु निष्ठता पाई जाती है ना। सदस्यता का अनिवार्य होना आवश्यक नहीं है यहाँ पर, इसका प्रादुर्भाव जो है पर्याप्त काल के बाद हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा मुझे बताएं आप लोग, क्या क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए जरा प्राथमिक समूह के बारे में। मैंने अभी एक नाम लिया था, चार्ल्स हर्टन कूले के बारे में। इनकी एक किताब थी 1909 में, और उस किताब का नाम था सामाजिक संगठन। उसी किताब में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन की किताब में इन्होंने लिखा ही है प्राइमरी समूह, ठीक है, या प्राइमरी ग्रुप के बारे में बात किया है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने बहुत वर्षों तक जो है मिचिगन विश्वविद्यालय में अध्यापन किया, फिर प्राथमिक समूह का तात्पर्य बताया, ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ भाई, ये पूछा जा सकता है 1909 में किताब का नाम, ठीक है। तो एक था उनका कूले का प्राथमिक समूह, एक था प्राथमिक और दूसरा था द्वितीयक समूह, है ना। इनके भागों में इन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है। अब प्राथमिक समूह वही चीज़ें हैं, अगर मैं पढ़ूंगा तो वही चीज़ें सारी मिलेगी जो मैं आपको ऊपर वन लीनियर के रूप में पढ़ा चुका हूँ। और ये द्वितीयक समूह है ना, यहाँ पर वो चीज़ें मिल जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक विद्वान का नाम आता है सीमेल करके। ये विद्वान काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, हालांकि ये ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये, ठीक है। सामाजिक समूह, ठीक है, ये सामाजिक समूह के वर्गीकरण के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन में आते हैं। परंतु अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनका आकार, इन्होंने बताया आकार को समूह का वर्गीकरण का आधार माना। सामाजिकृत व्यक्ति का समाजशास्त्र के मूलभूत इकाई है, इसलिए इन्होंने एकक और एकल व्यक्ति को समूह संबंधों का केंद्र मानकर आरंभ किया और अपने वर्गीकरण में द्वैत और त्रैत तथा अन्य छोटे समूहों और विशाल स्तर समूहों को सम्मिलित किया था। क्या किया था? इन्वॉल्व किया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। समूहों का ये वर्गीकरण है, ठीक है, समूहों का ये वर्गीकरण है, इसको आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं आप लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक समूह के वर्गीकरण पर, जी क्या कह रहे हैं आप? चलिए म्यूट रहिए आप लोग, है ना, म्यूट रह जाइए आप लोग। तो आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर, तो हमारे सामने आता है एक और नाम, वाइट सैंडरसन का नाम। इन्होंने जो समाज समूहों का वर्गीकरण बताया था, इन्होंने दो टाइप बताए थे, दो टाइप बताए थे। एक इन्होंने बताए थे अनैच्छिक, और बताया था एक ऐच्छिक। दो टाइप के सामाजिक समूह पाए जाते हैं और संरचना के आधार पर समूहों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। एक तो अनैच्छिक है, एक ऐच्छिक है और एक प्रातिनिधिक है। तीन टाइप लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तीन टाइप का आप लोग यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है, तीन टाइप बना लीजिए इनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके के इन्होंने तीन टाइप बताया था वाइट सैंडरसन ने। आगे अगर हम बात करते हैं एफ्टोनीज के बारे में, और जो यहाँ पे एफ्टोनीज नाम है, ये यूजीसी में कई बार पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है आपसे दोबारा भी पूछ ले। इन्होंने समूहों को समुदाय एक माना और एक को माना समिति। जो समुदाय था यानी कम्युनिटी के नाम से जानी गई, और जो समिति थे उसको संघ के नाम से जाना गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरीके के अगर कोई डिवाइड किया है तो ये एफ्टोनीज महोदय ने डिवाइड किया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने इसी अपने एफ्टोनीज, जो एफ्टोनीज विद्वान हैं, इन्हीं का गेमिनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट दो नाम भी पूछा जाता है। जो कम्युनिटी है वो गेमिनसॉफ्ट को कहते हैं, और जो गेसलसॉफ्ट है वो एसोसिएशन को बोलते हैं, ठीक है, समाज अथवा संघ बोलते हैं। कम्युनिटी को संघ समाज कहते हैं, एसोसिएशन को संघ कहते हैं। तो इसको आप जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। बाकी इसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी पढ़ने के लिए पीडीएफ में, है ना। आगे देख लीजिए, एफ.एच. गिडिंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं गिडिंस महोदय के बारे में, तो गिडिंस महोदय ने जेनेटिक और एकत्र की बात की है।
जेनेटिक और एकत्र का मतलब होता है कलेक्ट, यानी इकट्ठे का वर्गीकरण किया। तो दो भागों में इन्होंने भी बांटा भी है गिडिंस ने। जेनेटिक नाम याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, और एक नाम याद रखेंगे इकट्ठा। जॉर्ज हसन के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इन्होंने जो है अध्य सामाजिक, आभासीय सामाजिक, समाज विरोधी यानी समाज पक्षी के बारे में इन्होंने बात किया है। तो आप इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जॉर्ज हसन महोदय ने भी जो है यहाँ पर डिवाइड किया है सामाजिक समूह को, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे जॉर्ज हसन के अकॉर्डिंग भी। अध्य सामाजिक, आभासीय सामाजिक, समाज विरोधी और उसी समाज विरोधी कहा जाता है समाज पक्षी, यानी 3 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। मिलर महोदय के बारे में बात करें तो मिलर महोदय ने एक हॉरिजॉन्टल बताया और एक वर्टिकल समूह के बारे में बात किया। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो क्षैतिज समूह है और जो वर्टिकल है वो आपका उदग्र है। उदग्र को ही ऊर्ध्वाधार बोलते भी हैं, ऊर्ध्वाधार भी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मिलर के अकॉर्डिंग बताया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा, है ना, ये भी प्रश्न आ जाता है। चार्ल्स ए एलवुड के अकॉर्डिंग भी समूहों को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है चार्ल्स के अकॉर्डिंग भी। चार्ल्स की बात करते हैं तो ऐच्छिक और अनैच्छिक कहा गया एक टाइप में, दूसरे टाइप में बताया गया संस्थागत और असंस्थागत, तीसरे टाइप में बताया गया अस्थाई और अस्थाई समूहों को डिवाइड किया है। अगर हम बात करते हैं तो लियोपोल्ड के अकॉर्डिंग भी समूहों को एक बताया भीड़, दूसरे को कहा है समूह ऑलरेडी ग्रुप को ही, तीसरे को बोला है उसने अब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन को यानी अमूर्त संग्रह को, ठीक है। तो ये 3 टाइप का लियोपोल्ड के द्वारा बताया गया है। अगर हम बात करते हैं पार्क एवं बर्जेस के अकॉर्डिंग, और पार्क एवं बर्जेस ने भी समूह को एक क्षेत्रीय समूह डिवाइड किया और एक को बोला उसने गैर क्षेत्रीय समूह भी बोला, ठीक है। जो क्षेत्रीय समूह है याद रखिएगा उसे प्रादेशिक समूह कहा गया और जो गैर क्षेत्रीय है उसको गैर प्रादेशिक समूह को बोला गया है। गिलेन एंड गिलिन ने समूह को बांटा भी है खून का रिश्ता, शारीरिक विषमताओं और भौतिक समीपता और एक सांस्कृतिक के रूप में। तो यानी 4 टाइप में गिलिन एंड गिलिन के अकॉर्डिंग बताया गया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं समनर के अकॉर्डिंग भी, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं समनर के अकॉर्डिंग तो इन्होंने 2 टाइप में डिवाइड किया, एक अंतः समूह के बारे में बात किया और एक बाह्य समूह के बारे में बात किया, ठीक है। तो इसमें अगर आप पढ़ना चाहें तो अंतः समूह क्या है इसके बारे में मिल जाएगा और बाह्य समूह क्या है इसके बारे में भी इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं संदर्भ समूह के बारे में, ये क्या होता है। संदर्भ समूह शब्द जो है टर्म का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमन ने किया था। इनकी किताब के नाम था अचीव्स ऑफ साइकोलॉजी करके। इसी किताब में इन्होंने संदर्भ समूह को बताया था। संदर्भ का मतलब था रेफरेंस ग्रुप, है ना, और इस शब्द का प्रयोग इन्होंने उस समूह से लिया यानी किए गया है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर ले, तो उसको बोलते हैं संदर्भ समूह, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं आर के मर्टन के बारे में, तो रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं, अपनी पुस्तक उनकी है एक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये आर के मर्टन की किताब है, ठीक है। उसमें भी संदर्भ समूह के बारे में उन्होंने बताया है कि जिसे मानक समझकर व्यक्ति स्वयं के व्यवहार का मूल्यांकन करता है और मानसिक रूप से उस समूह का सदस्य बनने की इच्छा भी होती है, जैसे बेरोजगार व्यक्ति द्वारा रोजगार प्राप्त व्यक्ति के समूह के संदर्भ के रूप में देखना, तो यह संदर्भ समूह कहलाता है। मर्टन ने भी संदर्भ समूह के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए 2 अवधारणा दिया है, एक सापेक्षिक वांछना बोला है और एक पूर्वानुमानित समाजीकरण बोला है। वहीं अगर सापेक्षिक वांछना का प्रयोग की बात करते हैं, जिसने अभी आर के मर्टन ने जो डिवाइड किया है, इसके साफ शब्दों में अगर कोई बात करता है तो सैमुअल स्टाफर बात करता है
यही जो आपने भी आर के मर्टन का देख रहे हैं। आर के मर्टन के बारे में सैमुअल स्टाफर ने एक किताब लिखी, दी अमेरिकन सोल्जर, और इसी पर आधारित थी सापेक्षिक वाचना पर, जिसे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों से प्राप्त असंतोष को स्पष्ट करने के लिए किया था, जबकि पूर्वानुमानित समाजीकरण की अवधारणा मर्टन की ही मानी जाती है। ठीक है, उन्हीं की ही मानी जाती है। मिलर के अकॉर्डिंग अभी आपने पढ़ा भी है, जो है उदग्र और क्षैतिज। मर्टन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह हो जाएगा। बिरस्टीट के बारे में बात करते हैं तो संदर्भ समूह और गैर संदर्भ समूह बात डिवाइड किया है। न्यूकॉम्ब के बारे में बात करते हैं तो सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह आ जाता है। वहीं अगर पार्क एवं बर्गेस के बारे में बात करते हैं तो मैंने अभी बात किया है, क्षेत्रीय जिसको प्रादेशिक समूह बोलते थे, गैर प्रादेशिक समूह बोलते हैं, बात वही है। सेरोकिन ने एकल बंधन और बहुबंधन के बारे में बात किया है। गिडिंस ने जननिक एवं एकत्रित और जो है वियोजक और अतिव्यापीय समूह के बारे में बात किया है। वार्ड महोदय ने ऐच्छिक और अनिवार्य की बात की है। बोगार्ट्स ने औपचारिक और अनौपचारिक समूह के बारे में बात की है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोगार्ट्स का। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ किताबों के बारे में, पांडे के बारे में मैंने आपको किताब बताया भी था, सोशोलॉजी करके किताब है, ये याद रखिएगा। टीबी बोटोमोर के बारे में मैंने सोशोलॉजी बताया था आप लोगों से कि 1972 का नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब सामाजिकरण का जो अर्थ है ये हम लोग कल देखेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।